कंडक्शन की एक टर्म को अभी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, और कंडक्शन क्या था, हीट ट्रांसफर होगा जब भी किसी सॉलिड मटेरियल में। तो हीट ट्रांसफॉर्मेशन का एक जो सेकंड टाइप है वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, बताइए कन्वेक्शन। हाँ, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन लिक्विड, जब भी किसी लिक्विड में होगा, गैसेस में होगा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं इसको फ्लूइड, जहाँ पर आपका लिक्विड भी हो और प्लस गैस भी हो। तो जहाँ पर आपके लिक्विड और गैसेस रहती हैं, तो वहाँ पर जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीट का, तो वो क्या है, कन्वेक्शन। ठीक है, तो कन्वेक्शन में कैसे काम करता है कन्वेक्शन। सपोज अब ये क्या आपका एक बीकर है, और उसमें क्या है, बहुत सारे वाटर ये है। जैसे इसको क्या करेगा, नीचे से हम लोगों ने क्या करा, बर्न बर्न करा और टेम्परेचर प्रोवाइड करा, हीट दी, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ से हीट लेंगे, और हीट लेने के बाद जैसे ही इनके पास हीट मिलेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल के पास हीट मिलेगी, तो हीट मिलने के बाद उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये ऊपर की तरफ राइज करेंगे। अब जब ऊपर की तरफ राइज करेंगे तो जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे टी एच है, हाई टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कूल। तो कूल वाला टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल के पास टेम्परेचर कम है, लेकिन वहां पर डेंसिटी क्या है, ज्यादा। और जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये भारी वाले कहाँ की तरफ आएंगे, भारी वाले नीचे की तरफ आएंगे से। और फिर यही प्रोसेस क्या होता रहेगा, अब ये भारी वाले नीचे हुए, फिर ये नहीं ऊपर जाकर के पहुंच चुके हैं, फिर ये जाने के बाद क्या होगा, धीरे 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 इन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो जो भारी वाला होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे की तरफ बैठते चले जाएंगे, और जो हल्के हैं, हल्की डेंसिटी के, वो कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, इसे ये बोलेंगे कन्वेक्शन। तो लाइटर फ्लूइड, जो लाइटर फ्लूइड होगा वो किस तरह क्या करेगा, राइज करेगा। और जो हैवी फ्लूइड होगा वो ग्रेजुअली, यहाँ ऑल लिक्विड इज, और नीचे की तरफ आएगा, और धीरे 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 ग्रेजुअली ऑल द लिक्विड इज हीटेड। धीरे धीरे सारा सारा, सारा लिक्विड क्या करेगा, फिर हीटेड हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे लाइटर फ्लूइड, लाइटर फ्लूइड, लाइटर फ्लूइड क्या करेगा, राइज करेगा, लाइटर फ्लूइड राइज। और जहां से राइज करेगा वो कौन से, कहां से राइज करेगा, राइज साइड वे, लाइटर फ्लूइड राइज साइडवेज। और जो धीरे धीरे एंटर ग्रेजुअली, एंटर ग्रेजुअली heated up, gradually all liquid is heated, all liquid is heated, और सारा सारा ग्रेजुअली सारा का सारा लिक्विड क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। और लाइटर वाले क्या करेंगे, वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और जो भारी वाले वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। ऐसे ही डे टाइम में होता है। डे टाइम में जो लैंड सरफेस एरिया है, ये है लैंड, और ये क्या है, अब इसमें क्या होता है, डी टाइम में यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इधर की तरफ यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम। और जब कम होता है टेम्परेचर सी लेवल का, तो इस तरफ से लैंड सरफेस की तरफ क्या करती हैं, कुछ हवाएं चलती हैं, लो से हाई की तरफ। लो से हाई की तरफ इसको बोलेंगे कन्वेक्शन, और इन ब्रिजेस को बोलते हैं सी ब्रिज। तो ये इसीलिए जब दिन का समय होता है तो लैंड कैसा होता है, गर्म, और समुद्र वाला प्लेस प्लेस कैसा होता है, ठंडा। तो वहां पर ये हवाएं चलती हैं। नाइट के टाइम में क्या हो जाता है, ठीक अपोजिट हो जाता है। लैंड सरफेस कैसा हो जाएगा, ठंडा, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब डिक्रीज होगा और सी का लेवल, सी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से इस तरफ फिर हवाएं फ्लो होंगी, और वो ये ऊपर की तरफ उठेंगे।
और फिर इसको बोलेंगे लैंड ब्रिज। तो ये भी कन्वेक्शन का एक तरह का फिनोमेना है नेचर के साथ। मॉनसून जो चेंज हो रहा है वो भी तो यही फिनोमेना है। आपने देखो इंडिया का क्लाइमेट जैसे चेंज होता रहता है मंथ के वाइज। अब दिसंबर में वहाँ ठंडियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उधर की तरफ के हवाएं इस तरफ मूव करती हैं ठंड से दूसरी तरफ, तो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल बना रहता है। मानसून वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं। जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, बारिश का आना, मार्च से लेकर जून के मंथ में जो रेन है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। क्यों होता है ऐसा? ये भी इसी की वजह से, ड्यू टू कन्वेक्शन की वजह से। अब कन्वेक्शन अगर नेचर के अंदर नहीं होगा तो फिर क्या, नेचर का बैलेंस नहीं बना रहेगा। तो कन्वेक्शन नेचर के होने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है। अब बारिश नहीं होगी तो फिर क्या है, पेड़ पौधे अपना तरह से अपना जो प्रोसेस है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक। हाँ। तो यही तुम लोगों ने देखा होगा, ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, सिल्क रूट लेते थे। 6 महीने यहाँ पे जो भी बारिश वारिश में जो भी कुछ हुआ रॉ मटेरियल्स, तो उस समय क्या है, अब यहाँ पे जो सर्दियाँ हैं तो उस समय का फिर वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहां से फिर 6 महीने तक यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा। जो दूसरी कंट्री से आते थे लोग, बोट को ऐसा बनाया जाता था, क्योंकि ये फ्लो कैसा होगा, इस समय यहाँ से लैंड की तरफ फ्लो होगा और इधर क्या होगा, लैंड से सी की तरफ फ्लो होगा। तो इसलिए सी रूट, जो सिल्क रूट है, वो इस तरह से इस रीजन में लिया जाता है। मतलब नाइट और डे का बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं गर्मी और ठंडियों की। जब हमारा यहाँ पे ठंडा रहेगा तो वहां से क्या है, यहाँ से ठंडी हवाएं गर्म की तरफ जाएंगी, तो यहाँ से सामान उधर जाता था। अब जब वहां ठंडा होगा, यहाँ गर्मी आएंगी, तो वहां से यहाँ की तरफ फिर ट्रांसपोर्ट होता था। तो 6 महीने लगते थे इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। हाँ, एयर के हिसाब से, क्योंकि एयर की स्पीड, यहाँ पे एयर क्या कर रही है, बोर्ड को हवा दे रही है। तुमने देखा बड़े बड़े से तिरपाल लगे रहते थे नाव में, तो वही। हाँ, तो इसीलिए उसको सिल्क रूट कहते थे। ठीक। अगर जो सेकंड टाइप है, ये हो गया सेकंड, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अब थर्ड, रेडिएशन। रेडिएशन, और रेडिएशन काफी इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन का के लिए क्या होना चाहिए, या वैक्यूम। रेडिएशन वैक्यूम है। ये फ्लूइड्स के अंदर होता है, लिक्विड और गैसेस में। कंडक्शन होता है किसमें, हीट में, सॉलिड में। और ये होता है वैक्यूम में, जैसे सन से लेकर अर्थ तक, सन टू अर्थ। ठीक। रेडिएशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्या क्या, कि जो एनर्जी रेडिएट होगी बाय क्या, हीट, बाय हायर टेम्परेचर की वजह से, उसको बोला जाएगा थर्मल रेडिएशन। एनर्जी रेडिएट कैसे हो रही है, जैसे कि कोई लोहा है और उसको क्या करा, गर्म करा 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 करा, टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि अब वो रेड, येलो ऐसे दिखने लग गया, और फिर लास्ट में व्हाइट हो जाता है। तो क्या है, रेडिएशन। जैसे फिलामेंट है बल्ब के अंदर, बल्ब के अंदर फिलामेंट काम कैसे कर रहा है, पहले वो गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और हायर टेम्परेचर के होने की वजह से वो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक टर्म लिख सकते हैं कि एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड बाय अ बॉडी, by a body, by a body due to its higher temperature, हाई टेम्परेचर, उसको क्या बोला जाएगा, थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन। और ये जो थर्मल रेडिएशन, ये डिपेंड करती है किस पे, वेवलेंथ पे। किस पे डिपेंड करती, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। वेवलेंथ ऑफ थर्मल रेडिएशन रेंज फ्रॉम रेडिएशन रेंज फ्रॉम 8 into -7 मीटर टू 4 into 10⁻⁻⁴मीटर। अगर इस तरह की इतनी वेवलेंथ की अगर कोई वेवलेंथ होगी, तो वो क्या करेंगे, वो थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमारा विजिबल रीजन आता है, विबग्योर
रेड, वॉलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो उसमें भी यही, वो भी इसी के आसपास फटकेगा कहीं ना कहीं। इसीलिए जब भी क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकल रहे हैं, सनराइज है, सनसेट है, तो और दिन का दोपहर का समय का है, तो उस समय क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहे हैं। तो कलर चेंज क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू उसकी वजह से, वेवलेंथ की वजह से अलग अलग कलर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी हर चीज क्या कर रही है, 0 केल्विन से अबव टेम्परेचर पे रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो कोई भी चीज हो। मतलब उसको हल्का सा भी टेम्परेचर मिला तो वो रेडिएट हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी क्यों ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स above 0 केल्विन, above 0 केल्विन, ओके मत समझ लेना, जीरो, हाँ, 0 केल्विन, रेडिएटेड, रेडिएट थर्मल एनर्जी कंटिन्यूसली। थर्मल एनर्जी कंटिन्यूसली, और कैन बी ट्रांसमिटेड इन वैक्यूम। बाकी कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, ये वैक्यूम में नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि वहां अंतरिक्ष के बाहर चले गए और वहां बारिश हो रही, क्योंकि वहां पर क्या नहीं है, वहां पे कन्वेक्शन नहीं है ना, मीडियम भी नहीं है। तो वैक्यूम में ही कौन ट्रांसमिट होगा, सिर्फ रेडिएशन, रेडिएशन ओनली ट्रांसमिटेड, ये एक मात्र ऐसा है जो वैक्यूम में ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रांसमिट मतलब इधर से उधर जा सकता है। तो कैन बी ट्रांसमिटेड, कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। और वैक्यूम में जब ट्रांसमिट होगा, जैसे सन से लेकर अर्थ, हमारे उनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन वैक्यूम में, वैक्यूम में भी ट्रांसमिट हो रहा है, कौन, रेडिएशन। कितना टाइम लगता है सन से अर्थ आने में, 8 मिनट 20 सेकेंड, है ना। तो अब देखो, हो रहा है ना ट्रांसमिट, बीच में कोई वायर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ रेडिएशन की वजह से। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये जो ट्रांसमिटेड है, ये ट्रांसमिशन कैसा हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी करता है। तो ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटेड इन स्ट्रेट लाइन, ट्रांसमिटेड इन स्ट्रेट लाइन, जैसे कि लाइट, ये तो रेडिएशन भी कई पार्ट है, कौन, लाइट। अब लाइट के सामने तुम अगर ऐसे करोगे तो शैडो बन जाएगी, मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया लाइट पूरी की पूरी। और शैडो बनने का मतलब क्या है, इस पूरे के पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ एब्जॉर्ब हो गया। तो ये रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन इन फिनोमेना पे को भी शो करता है। तो ट्रांसमिटेड इन स्ट्रेट लाइन एंड फॉलोड, फॉलो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इनकी लॉ को भी वो भी करता है, रेडिएशन। अब जो रेडिएशन है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इक्विवेलेंट होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। वेलोसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन, velocity of thermal radiation is same as स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ स्पीड। वेलोसिटी बोल स्पीड।
अब जब ये बीच में से ट्रांसमिट होती हैं तो उसके बीच में जो कोई भी मीडियम हो उसको क्या करती है, डिफेक्ट नहीं करती, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करती, बीच में जो भी मीडियम हो आराम से अपना ट्रांसमिट हो जाएगा, अपने टारगेट के पास पहुंचेगा बस। और टारगेट भी पता चलेगा हमें कि रेडिएशन उसके पास पहुंच चुकी है। तो क्या लिखेंगे, थर्मल रेडिएशन डज नॉट इफेक्ट द मीडियम। डज नॉट अफेक्ट द मीडियम, ठीक है। तो मीडियम पे इफेक्ट नहीं करते थ्रू विच दे पास। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मल रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस, मतलब कि इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्मल रेडिएशन ओबे, हाँ, आज्ञा का पालन करता है, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, और जब इनवर्स स्क्वायर लॉ आएगा तो क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ और कहीं पढ़ा है? यस, ग्रेविटेशन, यस, फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, क्योंकि डिस्टेंस जितनी ज्यादा क्लोज आती रहेंगी उतना उतना क्या होगा, आर कम होगा, आर कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी भी वही है, जितना ज्यादा क्लोज टू द सोर्स जाएंगे, जिस जो सोर्स क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, रेडिएशन क्रिएट कर रहा है, रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उतना ज्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस। तो रेडिएशन के पॉइंट समझ में आए सारे, कैसे कैसे एनर्जी रेडिएट करता है बाय हायर टेम्परेचर विद थर्मल रेडिएशन, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, इस रेंज का वेवलेंथ होगा तो थर्मल रेडिएशन होगा। 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या करेगा, थर्मल एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट करेगा, और ट्रांसमिट होता है, वैक्यूम में भी ट्रांसमिट कर सकता है, ट्रांसमिटेड करेगा तो वो क्या करता है, स्ट्रेट लाइन और साथ साथ ओबे करता है लॉ को, इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साथ साथ वेलोसिटी उसकी कितनी होती है, इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट, और थर्मल रेडिएशन डज नॉट इफेक्ट टू द मीडियम जहां से वो पास हो रहा है, थ्रू विच दे पास, और इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये रेडिएशन है। अब जब हम इन सब टर्म्स को समझ लेते हैं तो अगर सपोज कोई सब्सटेंस ऐसा है और उसमें क्या आई इंसिडेंट हुई, ये ऐसे, ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंस, रेडिएशंस आ रही है इसके पास, जब आएंगी तो कुछ क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे, कुछ दूसरे मीडियम की तरफ चले जाएंगे, और कुछ दूसरे मीडियम में गई, और कुछ यहां से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन, और ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन, मतलब रिफ्रैक्शन। अभी बताया था ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी करता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी। इस तरह से यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, जब भी रेडिएशन होगा तो रेडिएशंस इंसिडेंट जो आने वाला होगा वो कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ ट्रांसमिशन होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह की बॉडीज में। तो अब तुम्हारे पास कितने टर्म आ गए, पहला रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्टेंस, हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेंस, जो बॉडी के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब रिफ्लेक्टेंस बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, एनर्जी, बताओ क्या होगा, एनर्जी, हाँ, एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट, इसको आर से डिनोट करते हैं।
and then second one is absorptance. absorptance इसे डिनोट करते हैं। absorptance क्या होगा? एनर्जी या absorbed डिवाइड बाय एनर्जी incident. And third one, transmittance. Transmittance क्या होगा? is T, yes, energy transmitted divided by energy incident. इंसिडेंट। और ये जो ए आर ए और टी, इन तीनों का जो सम होगा, मतलब कि कोई भी एनर्जी आई, सपोज ये इंसिडेंट है, तो ये इंसिडेंट कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिशन हो जाएगा, अलग अलग तरह का जो मटेरियल है। तो जो बहुत इस तरह का फिनोमेना रेडिएशन जिसमें आ रहा होगा, तो आर प्लस ई प्लस टी इज इक्वल टू 1, टोटल जो नेट आएगा इन सब का सम। अगर मैं किसी दीवार के बारे में बात करता हूं, वॉल, फॉर वॉल, बताओ फॉर वॉल के लिए क्या हो जाएगा? क्या वॉल के अंदर रिफ्लेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ट्रांसमिटेशन? तो टी क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा ना। तो टी एब्सेंट मतलब टी इज इक्वल टू 0, तो आर प्लस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 फॉर वॉल के लिए। जो दीवारें हैं हमारी, जैसे आपका ये बोर्ड भी एक तरह से दीवार हो सकता है, तो इसके अंदर से सब कुछ क्या हो रहा है? बस टी गायब हो गया, टी 0 हो गया इसके लिए। ये ट्रांसमिट नहीं कर सकता, अंदर नहीं भेज सकता। क्लियर हो रहा है टॉपिक? वेरी नाइस। ठीक, अब एक टर्म जो हम बोल रहे हैं, इमिटेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इमिटेंस, इमिसिविटी, इमिसिव पावर, विंस लॉ, जो इसके टॉपिक के और टर्म्स हैं, और न्यूटन कूलिंग लॉ। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ओके।